अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में, अपने जानने वालों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई वाक़या इस तरह का ज़रूर पेश आता है जो कि ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को, आपके जो भी आपने शुरू से सीखा होता है उन तमाम बातों को तब्दील करके रख देता है, बल्कि कुछ ऐसी बातों पे आप यकीन करना शुरू कर देते हैं जिन पे माजी में आप यकीन नहीं किया करते थे। आज की ये जो कहानी है कुछ ऐसी ही कहानी है और ये कहानी मिस इरम की कहानी है। ये कहानी 2002-2003 की कहानी है और ये कहानी उनकी शादी से पहले की कहानी है। मिस इरम बताती है कि मैं ब्लॉक 17 फेडरल बी एरिया में रिहाइश पजीर थी और जो मेरी अम्मी का घर था वो एक ओल्ड कंस्ट्रक्टेड घर था। यानी कि जैसे कि आम तौर पे पुराने दौर में अगर आप घर के अंदर दाखिल हों तो सबसे पहले एक छोटी सी गैलरी हुआ करती थी और गैलरी के साथ ही बीच में एक कमरे का रास्ता जाया करता था। इस कमरे से निकल के बारी बारी 2, 3 और 4 कमरे हुआ करते थे, जबकि जो बैक साइड वाला हिस्सा है वहाँ पे सहन के लिए उस जगह को खाली छोड़ा जाता था। ऐसे ही हमारा घर था और जब आप हमारे घर के अंदर एंटर हो तो एक बहुत बड़ी सी गैलरी मौजूद थी और अच्छी बात ये थी कि उस गैलरी के अंदर 10-15 साल से एक शहतूत का बड़ा सा दरख्त मौजूद था। ये जो दरख्त था ये इस कदर बड़ा था कि ना सिर्फ घर के अंदर बल्कि घर के बाहर भी निकला हुआ था। अक्सर ऐसा होता था कि सुबह और शाम बच्चे यहाँ से शहतूत तोड़ के चुपचाप अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाया करते थे। शुरू शुरू में हम लोगों ने इन बच्चों को बहुत रोका, लेकिन जब ये बच्चे नहीं मानते तो हम लोगों ने भी इस तमाम मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। अच्छा, अजीब बात ये थी कि जैसे ही मगरिब होने लगती या ख़ास तौर पे असर से मगरिब की नमाज के टाइम का वक्त होता तो मेरी अम्मी हम लोगों को, ख़ास तौर पे हम बहनों को मना किया करती थी। वो कहती थी कि इस टाइम सहन में या दरख्त के पास मत जाया करो। अब इसके पीछे क्या वजह थी, किस वजह से वो हमें मना किया करती थी, ये अब तक नामालूम थी। और काफ़ी दफ़ा मैंने अपने भाई से, इवन के अपने मामू से इस बारे में पूछना चाहा तो इन लोगों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। खैर, किस्सा मुख्तसर, अक्सर ऐसा होता था कि सर्दियों में रात के औकात में जब सारे घर वाले सो जाते तो मैं अकेली जाग रही होती। कभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ती, कभी डाइजेस्ट पढ़ती और कभी मुख्तलिफ़ किताबों के ज़रिए अपना टाइम पास करने की कोशिश किया करती। तो वैसे ही उस रात हुआ। रात के तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था। सारे के सारे घर वाले सो चुके थे। मैं कमरे के अंदर मौजूद थी और मैंने किताबें पढ़ने का सिलसिला जारी रखा हुआ था। इसी दौरानिए में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो हमारी गैलरी है उस तरफ किसी मूवमेंट की आवाज़ सी महसूस हो रही है। शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्ली है, कोई पेट एनिमल है जो कि घर के अंदर कूद के आ चुका है और मुसलसल कभी इधर कभी उधर जाता है। और ख़ास तौर पे इन पत्तों में से कुछ अजीब सी आवाज़ मुझे महसूस हो रही थी। तो जो मेरा रिस्पॉन्स था वो भी वैसा ही था। मैं इतनी फ़िक्र नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे देखते ही देखते ये आवाज़ें बढ़ती चली गईं और मुझे अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर की तरफ मौजूद है और जो भी मौजूद है या तो वो कोई बिल्ली है या फिर शायद कोई औरत है जो मुसलसल कर्रा रही है। अच्छा, ये जो कराने की आवाज़ें थीं ये इतनी वाज़ेह थीं कि इनसे इनकार करना नामुमकिन था। खैर, मैं आहिस्ता आहिस्ता कमरे से निकल के बाहर की तरफ आई और जब मैंने सीधा उस गैलरी की तरफ बढ़ना शुरू किया तो वाकई में मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे ज़रूर मौजूद है और मुझे दूर से ही कोई हल्का सा शेड दिखाई दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता करके एग्जैक्टली जब मैं गैलरी के सामने आई या मैंने गैलरी से बाहर की तरफ देखना शुरू किया तो बज़ाहिर तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन ये जो शेड था, ये जो साया था, ये बिला आखिर किसका साया था। अच्छा, एक और बात थी कि जब मैं गैलरी के पास आई तो मुझे हल्की हल्की सी चमेली की या रात की रानी की खुशबू आना शुरू हो चुकी थी। ये जो खुशबू थी ये इतनी वाज़ेह थी कि इस खुशबू से इनकार करना या इसको ना मानना नामुमकिन था। अभी जबकि मैं इस पूरी की पूरी सिचुएशन को समझना चाह रही थी, मुझे ऐसा लगा कि पेड़ के अंदर हल्की सी मूवमेंट सी महसूस हुई है। आप यकीन करेंगे, जैसे ही मैंने पेड़ की तरफ देखना शुरू किया
तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हल्के हल्के से बाल हैं जो पेड़ के अंदर से निकल के नीचे लटके हुए हैं। यकीनन ये जो बाल थे किसी औरत या किसी इंसान के बाल थे। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैंने बालों से ऊपर की तरफ देखना शुरू किया तो बालों के बाद एक चेहरा था जो कि बहुत ही खौफनाक, बहुत ही भयानक चेहरा था। आप कह सकते हैं कि ऐसा चेहरा था कि जैसे किसी औरत का आधा चेहरा जला दिया गया हो जबकि बाकी आधा चेहरा सही सलामत हो। और अजीब बात ये थी कि उस चेहरे पे जो आंखें मौजूद थीं, बावजूद इसके वो जो चेहरा था वो उल्टा चेहरा था। ये आंखें अंगारों की तरह चमकती हुई या दहकती हुई दिखाई दे रही थीं। आप यकीन करें कि एक लम्हे के लिए मेरी जो ऊपर की सांसें थीं वो ऊपर थीं और नीचे की सांसें नीचे हो चुकी थीं। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि जो सिचुएशन या जो सूरत हाल मेरे सामने मौजूद है वाकई में ये एक हकीकत है या सरासर अब भी मैं किसी ख्वाब में हूँ या मैं किसी वहम का शिकार हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो भी मखलूक थी ये पेड़ से नीचे की तरफ झुकती या बढ़ती चली जा रही थी और अब ऐसा लग रहा था कि अगले लम्हे इसका जो सर या इसका बाकी जो जिस्म है वो नीचे एकदम से आ गिरेगा। अल्लाह जानता है कि मैंने जैसे तैसे अपने आसाब पे काबू रखते हुए जब पीछे हटना शुरू किया तो इसी दौरानिए में मुझे पीछे से मेरी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। मेरी अम्मी ने बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे पुकारा और मुझे कहा कि बेटा इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हो। मेरा ख्याल है कि जो मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद था ऐसा मंज़र मेरी अम्मी की आंखों के सामने हरगिज़ मौजूद नहीं था। खैर अल्लाह जानते कि जैसे ही मैं पलटते ही मैंने अपनी अम्मी की तरफ भागना शुरू किया और भागते भागते मैं इशारे से अपनी अम्मी को बताने लगी जैसे कि उस पेड़ पे या उस दरख्त पे कोई मौजूद है। बजाय इसके कि मेरी अम्मी वहाँ जाती, वहाँ जाके देखती, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी की तिलावत करना शुरू कर दी। अब ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अम्मी इस बारे में पहले से जाना करती हैं और शायद इसी वजह से मुझे यहाँ पे आने से रोका जाता था। खैर अल्लाह जानते हैं कि पहली बार, दूसरी बार, उसके बाद जब तीसरी बार मुसलसल ये कुरानी आयत या सूरतें पढ़ती चली गईं तो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी आंखें बंद होना शुरू हो गईं। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो सुबह के तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था और मेरे सारे के सारे घर वाले, इवन के जो हमारी गली के मस्जिद के इमाम साहब थे वो भी मेरे सामने खड़े हुए थे। खैर मेरे होश में आने पे मेरे घर वालों ने न सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा किया बल्कि इस वाक़े के बाद से मेरे घर वालों ने तौबा कर ली थी कि रात में ख़ास तौर पे मगरिब की नमाज के बाद इस पेड़ के नीचे या इस तरफ जाने से परहेज़ करना है। आज भी वो घर वहाँ पे वैसे ही मौजूद है और आज भी ये जो दरख्त है कहा जाता है कि उस घर के अंदर वैसे ही पाया जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि नवंबर चल रहा था और 1988 था। मेरे भाई की शादी होने वाली थी। अब क्योंकि हम लोग शुरू से ही नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर रहा करते थे तो नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहने की वजह से हमारा कभी भी इस एरिया से बाहर निकलने का इत्तेफाक नहीं हुआ करता था। महीनों में कभी ऐसा होता था कि हमें अपने इलाके से या अपने टाउन से बाहर निकलना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे मेरे भाई की शादी के दिन करीब आ रहे थे तो बहुत सारे काम थे, बहुत सारी तैयारियां थीं जो हमें करनी थी। और सबसे हैरान कुन और परेशान करने वाली बात ये थी कि मेरा जो भाई था उसकी जो दुल्हन थी यानी जो हमारी होने वाली भाभी थी वो कोयटा में रहा करती थी। तो शादी से पहले तक ना ही हमारा इतना ज़्यादा कोयटा या इस शहर से बाहर जाना होता था और ना ही जो मेरे भाई के ससुराल वाले थे उनके बहुत ज़्यादा कराची के चक्कर लगा करते थे। लेकिन जैसे जैसे शादी में 3-4-5 दिन रह गए थे तो कुछ इस तरह के काम थे या कुछ इस तरह की बातें थीं जिनकी वजह से मुझे अपने भाई यानी अपने छोटे भाई के हमरा कोयटा जाना था। हालांकि जो मेरे फादर हैं वो शुरू से ही हमें कह रहे थे कि तुम कोशिश करना कि सुबह के टाइम निकल जाओ और कोशिश करना कि अगली सुबह वहाँ से यहाँ पे वापस आने के लिए रवाना हो जाओ। क्योंकि अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में अगर आपको कोयटा जाना हो या कोयटा से कराची आना हो तो आपको तकरीबन 10 या 11 घंटे का सफ़र करना होता था। अब हम क्योंकि नए नए जवान हुए थे और अच्छी बात ये थी कि मेरे साथ मेरे दोस्त थे, मेरा छोटा भाई था जो कि दोस्तों की तरह था।
तो मैंने अपने फादर को कन्विंस किया कि हम लोग शाम के 4-5 बजे रवाना हो जाएंगे और 10-12 घंटे में जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो जो भी हमें काम करना है या जो भी सामान लेन देन करना है वो करने के बाद अगली दोपहर तक वापस कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। खैर, जब हम लोग कराची से कोयटा जाने के लिए रवाना हुए तो मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था और मेरे फादर उस वक्त भी मना कर रहे थे कि इतनी रात में तुम्हारा निकलना ठीक नहीं है। लेकिन अब मेरे जहन पे या मेरे सर पे सवार हो चुकी थी तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अभी इसी वक्त कोयटा के लिए रवाना होऊंगा। खैर, शुरू के 2-3 घंटे का जो भी सफ़र था ये बहुत खैरियत से गुजरा और जैसे जैसे हम लोग मज़ीद आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे सर्दी में इजाफ़ा हो रहा था और हमें लग रहा था कि सन्नाटा बहुत ज़्यादा है। और अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में इतनी ज़्यादा लाइट्स वगैरह मौजूद नहीं हुआ करती थी और रोड्स भी जो थे वो कच्चे पक्के रोड थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम लोग बेला के करीब थे या आप कह सकते हैं कि बेला आने वाला था तो जो लोग उस दौर में वहाँ का सफ़र कर चुके हैं उनको अच्छी तरह पता होगा कि वहाँ पे एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे एक आप कह सकते हैं छोटा सा यू टर्न मौजूद था या आप कह सकते हैं एक छोटा सा मोड़ था जो वहाँ पे मौजूद हुआ करता था। अगर आप आज की बात करें तो आज वो मोड़ या वो जो भी यू टर्न था वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। खैर, जैसे ही हम लोग उस यू टर्न या उस मोड़ के करीब पहुँचे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सिर्फ हमारी गाड़ी थी जो रोड पे रवां दवा थी, जबकि दूर दूर तक ना ही कोई बंदा था, ना ही कोई गाड़ी थी और ना ही किसी के होने का नामो निशान मौजूद था। खैर, जैसे ही हम लोग एग्जैक्टली उस टर्न के सामने पहुँचे तो मेरे साथ साथ जो मेरा छोटा भाई था उसको भी ऐसा लगा कि इस टर्न के सामने शायद कोई लड़की खड़ी हुई है। अब हम लोग जवान थे और हमारी जो एज थी वो इतनी ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, तो मैंने अपने भाई से पूछा कि यार यहाँ पे कोई लड़की खड़ी हुई है क्या। वो कहने लगा कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है जैसे कि शायद कोई लड़की खड़ी हुई है। अब जब उसने कहा तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी गाड़ी को स्लो किया और मुश्किल से उस लड़की से 30 या 40 फीट के फासले पे मेरी जो गाड़ी थी मुकम्मल तौर पे रुक चुकी थी। खैर, रुकने के बाद जब मैंने बैक व्यू मिरर से और मेरे भाई ने पलट के पीछे की तरफ देखना शुरू किया तो वाकई में वहाँ पे उस टर्न के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने बज़ाहिर गांव का सा लिबास पहन रखा है, वैसे ही उसके कपड़े हैं, वैसे ही उसने ज्वेलरी पहनी हुई है, उसका जो हेयर स्टाइल है या जिस तरह के वो लोग कपड़े पहना करते हैं सब कुछ वैसा ही था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि देखने से ये किसी करीब की या गांव की लड़की है जो शायद गलती से इतनी रात में यहाँ पे आ चुकी है। अब पहले मैंने सोचा कि हम दोनों जाते हैं, उससे पूछते हैं कि सब खैरियत तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रास्ता भूल चुकी हो। लेकिन जबकि मेरा भाई था उसका कहना था कि ये जो एरिया है या यहाँ के जो लोग हैं ये बड़े कंजर्वेटिव हुआ करते हैं, हमारा उस लड़की के पास जाना या उससे बात करना ठीक नहीं है। हो सकता है कि जो लड़की यहाँ पे खड़ी हुई हो उसके पीछे कोई ना कोई साजिश हो या उसके सराउंडेड कोई डाकू वगैरह मौजूद हो जो इस लड़की के ज़रिए हमें लूटना चाहते हों। खैर, उसकी ये जो बात थी बिल्कुल ठीक बात थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं एकदम से गाड़ी से उतरा और मैंने उसको कहा कि तुम गाड़ी के अंदर बैठो, अलर्ट रहना, अगर कोई ऐसी बात लगे तो गाड़ी को लेके आगे रवाना हो जाना। अब जैसे जैसे मैं उतर के उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस लड़की का जो फेस था या उसका जो जिस्म था, उसकी जो भी शक्ल थी वो वाज़े तौर पे नज़र आ रही थी। सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि उस लड़की की जो आँखें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आँखें ऊपर चढ़ी हुई हैं या उसकी जो आई बॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं। उसके बावजूद मैं मज़ीद आगे चलता चला गया और जैसे ही मैं उस लड़की के मज़ीद करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि उस लड़की के चेहरे पे बेतहाशा ज़ख़म मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है उन ज़ख़मों से हल्का हल्का खून टपक रहा है। सबसे हैरानकुन बात ये थी कि इस कदर ज़ख़मी चेहरा होने के बावजूद वो जो लड़की थी मुसलसल मुस्कुरा रही थी, जैसे कि उसको एग्जैक्टली पता था कि मैं उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा हूँ। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र उस लड़की के पाँव की तरफ पड़ी और जब मैंने उस लड़की के पाँव के ऊपर गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि उस लड़की की जो एड़ियाँ हैं वो आगे की तरफ मौजूद हैं, जबकि उसके जो पाँव हैं या उंगलियाँ हैं वो पीछे की तरफ मौजूद हैं। मुझे देखते ही अंदाज़ा हो चुका था कि यकीनन ये जो लड़की इस वीरान जगह पे खड़ी हुई है
यकीनन ये कोई चुड़ैल है या फिर पिछल पैरी है। खैर अगले ही लम्हे मैं फ़ौरन से पलटा और जैसे ही मैं पलटा तो मैंने अपने भाई की तरफ या गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर दिया। मेरे भाई को भी अंदाज़ा हो चुका था कि कोई ना कोई गड़बड़ है, तो उसने भी गाड़ी को स्टार्ट किया और जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर आके बैठा तो उसने गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। अल्लाह जानते हैं कि जो सफ़र था हमने जैसे तैसे करके मुकम्मल किया और जैसे ही हम अपनी भाभी के घर पहुँचे तो हम दोनों भाइयों को शदीद बुखार हो चुका था। ये स्टोरी हमें अब्दुल माजिद साहब ने शेयर की है और ये बताते हैं कि आजकल यानी मौजूदा दौर में ये एक बहुत बड़ी कंपनी में लॉजिस्टिक्स इंचार्ज के तौर पे काम किया करते हैं। लेकिन अगर आप इनके स्टार्ट की बात करें यानी अब से तकरीबन 30, 35, 40 साल पुरानी बात करें तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग की थी, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देखा था और इन्होंने भी वो सारे काम किए थे जो कि कामयाबी के लिए आपको करने होते हैं। ये बताते हैं कि 1989 में अच्छी तरह याद है कि ये रक्षा चलाया करते थे और इनकी जो रिहाइश थी वो न्यू कराची के अंदर थी। इनकी पहले कोशिश होती थी कि जब ये रक्षा निकालें तो दिन के औकात में रक्षे को चलाएं और कोशिश करें कि जैसे ही शाम होने लगे या मगरिब के बाद का टाइम हो तो करीब करीब की सवारियां पकड़ें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि इनको जो सवारियां मिला करती थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की होती थी। अब ये कोशिश करते थे कि इस तरह की कोई भी सवारी है, जैसे फ़र्ज़ करें किसी को न्यू कराची से अगर पोर्ट कासिम जाना है तो ना सिर्फ जाने आने की बुकिंग की जाए बल्कि कोशिश की जाए कि दिन में ही जाएं और रात होने से पहले पहले वापस आ जाएं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनको तकरीबन दोपहर के 3, साढ़े 3 बजे एक बुकिंग मिली और इनका उससे ये डिसाइड हुआ कि ये स्टील टाउन या पोर्ट कासिम जाएंगे और वहाँ पे 2 या 3 घंटे रुकना होगा और रात 10 बजे तक वापस आना होगा। खैर ये बताते हैं कि जब मैं उस सवारी को लेके उसके रास्ते पे उसकी मंजिल पे रवाना हुआ तो बज़ाहिर लग रहा था कि बहुत अच्छी शरीफ फैमिली है और किसी काम से ये लोग वहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब ये लोग पोर्ट कासिम पहुँचे यानी जिस कंपनी या फैक्ट्री में इनको जाना था तो वहाँ पहुँचने के 1 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने मुझे कहा कि अब हमें वापस नहीं जाना है, तो हमारी और आपकी जो पैसों की बातचीत हुई थी हम वो पैसे आपको दे देते हैं, अब आप यहाँ से वापसी के लिए रवाना हो जाएं या आप चाहें तो रोड की तरफ चले जाएं, हो सकता है आपको कोई सवारी मिल जाए। ये बताते हैं कि मैं उसके बाद रोड की तरफ आके खड़ा हो गया और तकरीबन 1.5 या 2 घंटे तक मुसलसल वहीं पे खड़ा रहा। वहाँ पे ना ही कोई आबादी मौजूद थी, ना ही कोई इस तरह की सवारी मिली और जैसे जैसे 8 या 9 बजे अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे वापस खाली हाथ ही यहाँ से जाना होगा। खैर मैंने ये सोचा कि मैं मज़ीद आगे की तरफ बढ़ता हूँ, यानी जहाँ पे रोड वगैरह मौजूद हैं उस तरफ आ जाता हूँ, हो सकता है कि वहाँ पे मुझे कोई ना कोई सवारी मिल जाए। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद 8, साढ़े 8 बजे का टाइम था, हल्की हल्की सी सर्दी हो रही थी और अगर आप उस दौर की भी बात करें तो पोर्ट कासिम का जो एरिया है या उसके सराउंडेड जितना भी एरिया है वहाँ पे बाकी कराची की निस्बत बहुत ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी। अब इसी रोड पे मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा और उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने रक्शे को आगे बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि अब मैं मुकम्मल तौर पे हिम्मत हार चुका था और अब मुझे लग रहा था कि मेरे लिए कोई मज़ीद सवारी मिलना नामुमकिन है। खैर मैंने सोचा कि कुछ देर के लिए रक्शे को साइड में रोकता हूँ और मुझे यूरिनेट करना है। मैं यूरिनेट करता हूँ और वापस आके मलीर की तरफ या शहर की तरफ बढ़ना शुरू कर दूँगा। खैर जब मैं यूरिनेट करने के बाद वापस आया और मैंने रक्शे को स्टार्ट किया तो आमतौर पे जो रक्शे वाले हैं वो बैक व्यू मिरर से पीछे का जो नज़ारा है उसका ज़रूर देखा करते हैं। अब जब मैंने बैक व्यू मिरर से पीछे की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे मेरा रक्शा खड़ा हुआ है उस रक्शे से तकरीबन 25 या 30 फीट के फासले पे पीछे की तरफ शायद कोई दरख्त के बराबर में खड़ा हुआ है और जो भी वहाँ पे खड़ा हुआ है उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। अब क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी, इतनी ज़्यादा लाइट्स का इंतज़ाम नहीं था, तो इतना पता चल रहा था कि जो भी वहाँ पे मौजूद है वो यकीनन कोई औरत है और हो सकता है किसी सवारी का या किसी जानने वाले का इंतज़ार कर रही है। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके जब अपने रक्शे को रिवर्स करना शुरू किया और जैसे जैसे मैं उस औरत की तरफ बढ़ता चला जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जो भी औरत वहाँ पे खड़ी हुई है ना ही वो सिर्फ तैयार हुई हुई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था उसने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनी हुई है
और बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई किया हुआ है। पहला इंप्रेशन यही था, यकीनन ये किसी न किसी शादी में जा रही है या फिर किसी शादी से वापस आ रही है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जहाँ पे मैं मौजूद था उसके अतराफ़ में या उसके क़ुर्ब व जवार में ना ही कोई आबादी थी और ना ही किसी भी किस्म का किसी के होने का नामो निशान मौजूद था। मैं बड़ा हैरान था कि इस वीरान जगह पे, इस सुनसान रास्ते में, इस सर्दी में बिलाखिर ये किसका इंतज़ार कर रही है। एक हद तक मैंने अपने रक्शे को पीछे किया और उससे कुछ 5 या 6 फीट के फासले पे अपने रक्शे को ले जाके साइड में खड़ा कर दिया। मेरा ख्याल था कि अगर इसको रक्शे की ज़रूरत है या उसको सवारी चाहिए तो वो ख़ुद ब खुद मेरे पास आएगी, मुझे बताएगी कि उसको कहाँ जाना है और वो यहाँ पे क्यों मौजूद है। मैं तकरीबन 6 या 7 मिनट तक वहाँ पे खड़ा रहा, लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि 6-7 मिनट तक बजाय इसके कि वो मेरे रक्शे के पास आती, मुझसे कोई बात करती या मुझे कम से कम बताती कि उसको कहाँ जाना है, वो मुसलसल सड़क की जो दूसरी तरफ थी, यानी जिस तरफ आने वाला रास्ता था, उधर ही दिखे चले आ रही थी, जैसे कि वो किसी की मुंतज़िर हो या किसी का बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रही हो। अब मेरा एक दिल कह रहा था कि मैं रक्शा स्टार्ट करूं और अपने शहर की तरफ बढ़ना शुरू कर दूं, जबकि दूसरी तरफ मेरा ख्याल था कि मुझे रक्शा पीछे करके एग्जैक्टली इसके सामने रुकना चाहिए और इससे पूछना चाहिए कि बिलाखिर उसको कहाँ जाना है। हो सकता है कि इसको मलीर या इस तरफ जाना हो, तो मेरे लिए बेहतर ये है कि बजाय इसके मैं यहाँ से खाली जाऊँ, मैं इस सवारी को अपने साथ बिठा लूँ। ये जो भी पैसे मुझे देगी मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अब मैंने जैसे ही अपने रक्शे को एग्जैक्टली उसके सामने या उसके बिल्कुल पीछे किया तो एकदम से उस औरत ने मेरी तरफ देखना शुरू किया। एक अजीब सी शरारती सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे मौजूद थी और अजीब बात यह थी कि इस अंधेरे में भी ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो चेहरा है वो बहुत पुरनूर चेहरा है। एक अजीब सी कशिश सी जो उसके चेहरे में मौजूद थी और लाख कोशिश के बावजूद मैं उसके चेहरे पे से या उसकी निगाहों पे से अपनी निगाहों को नहीं हटा पा रहा था। खैर, मैंने झिझकते हुए अंदाज में उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, इतनी रात में आप किसका इंतज़ार कर रही हैं। अब बजाय इसके कि वो मेरे सवाल का जवाब देती या मुझे कुछ बोलती, वो मुसलसल दोबारा से दूसरी सिमत यानी जो आने वाला रोड था उस तरफ देखना शुरू कर देती है। अब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि जैसे मेरी बातों को इग्नोर किया गया है, मेरी बातों का कोई जवाब हरगिज़ नहीं दिया गया है। हो सकता है कि मेरा इस तरह से इस औरत से पूछना इसको नागवार गुजरा है। खैर, जैसे ही मैंने रक्शा स्टार्ट किया और मैंने आगे बढ़ाने के बारे में सोचा तो अगले ही लम्हे ये औरत एकदम से मेरे रक्शे के अंदर आके बैठ गई और आगे चलने का इशारा करने लगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये औरत मेरे रक्शे में पीछे आके बैठी थी उस वक्त तक मुझे ऐसा लग रहा था कि हल्की हल्की सी, धीमी धीमी सी, या आप कह सकते हैं कि महसूर कुन खुशबू मुझे मुसलसल महसूस हो रही है। और जैसे ही ये आके बैठी है एक अजीब सा सुरूर मेरे ऊपर तारी हो चुका है। शायद ये मौसम इस तरह का था, ये मेरा जो मिजाज था वो कुछ ज़्यादा ही दिल फेंक था। खैर, मैंने आगे बढ़ना शुरू किया और मैं मौके की तलाश में था कि कब मुझे मौका मिले और मैं इससे बात करूं, इसके बारे में मज़ीद जानूं, और अगर ये ऐसी वैसी औरत है तो इसको जहां भी जाना है मैं कम से कम इसकी मंजिल तक इसको पहुंचा दूं। गर्ज़ के जितने भी शैतानी ख़यालात मेरे जहन में आ सकते थे वो सारे आना शुरू हो चुके थे और अब मुझे लग रहा था कि बजाय इसके कि मैं इसको शहर की तरफ लेके जाऊं, मैं यकीनन कुछ न कुछ गलत करने वाला हूं। इसी दौरानिए में चलते चलते जब मैंने बैक व्यू मिरर से या जो साइड मिरर्स होते हैं उनकी मदद से पीछे की तरफ देखा। अब क्योंकि जो मेरा रक्शा था वो मुसलसल ऐसी जगह से गुजर रहा था जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा मौजूद था, तो पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि पीछे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और इस अंधेरे में दो आंखें जो कि लाल शोलों या अंगारों की तरह चमक रही हैं मुझे वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं। अब पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लिहाजा मैंने रक्शे को भगाना शुरू किया और जब मैं किसी ऐसी जगह पहुंचा जहां पे हल्की हल्की सी रोशनी मौजूद थी, तो जब मैंने उस रोशनी में बाकायदा दोबारा से पीछे की तरफ देखा तो आप यकीन करें मुझे जो साइड व्यू मिरर से या जो भी शीशे मौजूद थे उनकी मदद से जो चेहरा नज़र आया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे रक्शे पे पीछे एक ऐसी औरत बैठी हुई है जिसका चेहरा न सिर्फ झलसा हुआ है बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही बड़ी उम्र की 80-85 साल की कोई औरत है
जिसका ना सिर्फ चेहरा भयानक है बल्कि उसकी आंखें लाल शोलों या अंगारों की तरह चमक रही हैं। और सबसे बड़ी और हैरानकुन बात ये थी कि उस औरत के जो हाथ थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर के हाथ हैं या किसी कम अज़ कम बनमानस या इस तरह की चीज़ के हाथ हैं। उसके हाथों पे, उसकी उंगलियों पे बेतहाशा लंबे लंबे बड़े बड़े काले बाल मौजूद थे। गर्ज के आप कह सकते हैं कि एक अजीब मखलूक मेरे रक्शे में पीछे बैठी हुई थी। और ये एक ऐसी मखलूक थी जिसे आप इंसान हरगिज़ नहीं कह सकते थे। गए वक्तों में जो हमारे बड़े थे वो हमें बताया करते थे कि इस तरह की सुनसान बेआबान जगहों पे, इस तरह के वीरानों में आम तौर पे रात के औकात में चुड़ैल या पिछल पैरी नज़र आया करती है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे छलावे इंसानों को इस तरह से तंग किया करते हैं। अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था कि मेरे पीछे जो शख्सियत मौजूद हैं वो कम अज़ कम इंसान नहीं है। खैर, मैंने अपने तौर पे जो भी कुरानी आयत आती थी उनकी तिलावत शुरू की और मुसलसल मैं आगे देख रहा था। हालांकि मुझे पीछे से उस औरत के हंसने की या मेरा मजाक उड़ाने की आवाज़ आ रही थी। तकरीबन जब तक कि मलीर वाला एरिया शुरू नहीं हुआ, मुझे मुसलसल उस औरत की मेरे पीछे होने का एहसास होता रहा। और बिलाखिर जब मलीर का एरिया शुरू हुआ, तब कहीं जाके जब मैंने पलट के देखा तो पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। ये जो सफ़र था, ये जो सवारी थी, जिसे आप आखिरी सवारी भी कह सकते हैं, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक और सबसे खौफनाक पैसेंजर था, जिसको मैंने न सिर्फ लिफ्ट दी थी बल्कि मैंने अपनी मौत का खुद ही इंतज़ाम कर लिया था। इस वाक़ये के तकरीबन 15 या 20 दिनों तक मुझे शदीद बुखार रहा और मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ मसाजिद में, मुख्तलिफ़ खानकाहों पे जा के अपने ऊपर दम दुरूद करवाया करता था। उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि रात के औकात में, ख़ास तौर पे जब अंधेरा हो जाता है, तो उसके बाद पोर्ट कासिम, बिन कासिम, स्टील टाउन, इस तरह के जितने भी एरिया हैं, वहाँ पे ना ही सिर्फ जाना है बल्कि जो भी जानने वाले हैं उनको भी मना करना है कि यहाँ जाने से परहेज़ करें।